नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से सकून भरी खबर। सकून भरी खबर यूं है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की वहां प्रचंड बहुमत से सरकार बन गई है। तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं। किसी की जिंदगी में इतनी तेजी से कोई बदलाव हो सकता है, उसकी मिसाल है तारिक रहमान। 17 सालों से इंग्लैंड में निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे। कहते हैं उनकी मां ने एक अंडरटेकिंग लिख के दिया था। 7 साल से बांग्लादेश के जेल में कैद थे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से। तो उन्होंने तत्कालीन सरकार को बेगम खालिदा जिया ने लिख के दिया था कि उनका बेटा राजनीति में नहीं लौटेगा। इसके आधार पर उनको रिहा किया गया और निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे अपनी पत्नी के साथ, जो डॉक्टर है पेशे से, इंग्लैंड में रह रहे थे। लेकिन हालात ऐसी करवट बदली कि न सिर्फ वो बीते 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौटे, लोगों ने बड़ी तालियां से, बड़ी गठजोशी से उनका स्वागत किया। तकरीबन 2 से ढाई महीने के बीच में उनको बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर लाके बिठा दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसको निर्वासन जीना पड़ा और प्रधानमंत्री कुर्सी तक महज 1.5 महीने में पहुंच जाए, 1.5-2 महीने के अंदर में चुनाव लड़ते हुए पहुंच जाए, ये एक असंभव सी बात है ना, अचरज भरी बात है। लेकिन ये कुछ हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में और भी बहुत कुछ हुआ है। बांग्लादेश में यूं हुआ 2024 में अगस्त में वहां की चुनी हुई प्रचंड बहुमत की सरकार, जिसका नेतृत्व कर रही थी आवामी लीग की नेता शेख हसीना, उनके खिलाफ एक विप्लव हुआ, एक आंदोलन हुआ और उनको जान बचाते हुए भागना पड़ा, भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। और बीते 1.5 साल तक वहां की सरकार एक अंतरिम सरकार चल रही थी। नेवल लॉटरेट हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनिस, उनके नेतृत्व में सरकार बन रही थी। जो विप्लव किया था जिन लोगों ने, जिन छात्रों ने, उन्होंने एनसीपी नाम से एक पार्टी बनाई थी, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, और उसके आधार पर उन्होंने तय किया था कि अंतरिम सरकार के लिए जो निर्वासन में रह रहे थे अमेरिका में, उनको बुलाया गया और उनको अंतरिम प्रधानमंत्री कुर्सी पर लाके बिठा दिया गया। बांग्लादेश में देखिए कैसे कैसे झटके से होता है। उनको बिल्कुल बांग्लादेश से बाहर इसलिए रहना पड़ रहा था कि 15 साल से वहां शेख हसीना की शासन था और उनकी नहीं बनती थी मोहम्मद यूनुस से। और चूंकि नोबेल पुरस्कार उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो अमेरिका के पास होता है, तो उन्होंने अमेरिका में जाकर शरण ले लिया था। और जैसे ही शेख हसीना की सरकार गई, अपनी जान बचा के वहां से निकली, तो उनको बांग्लादेश के लोगों ने बुला लिया, अंतरिम प्रधानमंत्री कुर्सी पर लाकर बिठा दिया। ठीक उसी ढंग से जब वो मौका आया जिस वक्त में बांग्लादेश के चुनाव का ऐलान हुआ, चुनाव लड़ने के लिए तो नहीं, लेकिन बीते 25 दिसंबर को तारिक रहमान बांग्लादेश इसलिए लौटे कि उनकी अपनी मां की तीमारदारी करनी थी। उनकी मां जो बड़ी शख्सियत है बांग्लादेश, 3 बार की प्रधानमंत्री रही हैं, बेगम खालिदा जिया, जो 25 दिसंबर को उनका बेटा तारिक रहमान उनकी तीमारदारी के नाम पर, जिसके खिलाफ अंडरटेकिंग दिया गया था, एक खालिदा जिया ने दिया था, उनकी तीमारदारी के लिए लौटते हैं तारिक रहमान बांग्लादेश। उसके महज 5 दिनों के अंदर बेगम खालिदा जिया का निधन हो जाता है, अस्पताल में उनका निधन हो जाता है। और 5 दिनों की तीमारदारी के बाद ही खुद तारिक रहमान बाहर आके कहते हैं कि मेरी मां का निधन हो गया। और इस निधन के बाद मां का आशीर्वाद ऐसा देखिए, बंगाल के समाज में कहते हैं मां का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं जे पोड़े काली मां ते पोड़ी बंगाली। वो तमाम धर्मों से अलग जाकर के मां के बारे में बंगाली समाज में एक खास स्थान है। उसी मां ने तारिक रहमान को आशीर्वाद दिया निधन के बाद। कही यूं ही की उनकी जिंदगी में चमत्कार आया। और जो बीएनपी कभी भी इसकी स्थापना हुई 1981 में, ये भी बीएनपी की स्थापना की भी एक रोचक कहानी है, वो अलग बताएंगे आपको हम। लेकिन अपना स्थापना काल से 3 बार तक बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। इतनी सीटें नहीं आई थी उनको। ठीक वही सूरत आई जैसे भारत में इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत के लिए सरकार चलाने की चाबी मिल गई थी। वही हाल है बांग्लादेश के इतिहास में दोहराया गया है मोटे तौर पे। तारिक रहमान के जिम्मे 212 सीटें आई हैं। कार्यकारी अध्यक्ष हैं माता के निधन के बाद। अभी वो समय नहीं मिल पाया किसी को स्थायी अध्यक्ष बनाया बीएनपी का। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे थे, काम करते उन्होंने प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंच गया है। और मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम प्रधानमंत्री थे, उनको अब बांग्लादेश की चाबी तारिक रहमान के हाथों सौंपनी पड़ रही। आपको बताइए 1.5 साल तक तकरीबन मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री कुर्सी पर है, अंतरिम प्रधानमंत्री। और भारत के साथ उनके बड़े तल्ख रिश्ते रहे। तल्ख रिश्ते यूं रहे कि शेख हसीना जो वहां के निर्वासित प्रधानमंत्री हैं, उनको भारत में आकर शरण लेनी पड़ी और बार बार बांग्लादेश की ओर से मांगा जाता रहा शेख हसीना को, जो लोग मारे गए वहां पुलिस कार्रवाई बाकी लोगों से, उन मुकदमों को चलाने के लिए शेख हसीना को बांग्लादेश भेजा जाए। और भारत क्यों भला ऐसा करता? शेख हसीना और जो उनकी आवामी लीग है, उनसे भारत के बड़े नजदीकी रिश्ते रहे हैं और उसकी रहते हुए कैसे भेजा जा सकता था? अब जब शेख हसीना की गैर मौजूदगी में भी चुनाव हुआ है, आपको बता दें उनकी आवामी लीग को इलेक्शन में शामिल होने से डिबार कर दिया गया था।
तो पहली बार बांग्लादेश का ऐसा चुनाव हुआ था, खालिदा जिया जैसे कि हमने कहा 30 दिसंबर को दुनिया से चली गई और शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर। पहली बार बांग्लादेश के इतिहास में जो 1971 में बना है, ऐसा हुआ कि दो बेगम, एक बेगम खालिदा जिया जो अब दुनिया में नहीं है और दूसरा बेगम शेख हसीना, इनकी गैर मौजूदगी में कोई चुनाव हुआ हो। और गैर मौजूदगी के बिल्कुल पूरी तरह से अवामी लीग का कोई पर्चा नहीं रहा, कोई चिट्ठी नहीं रही। कुछ 15 साल तक शासन कर गई थी और 15 साल के शासन के बाद उनको देश निकाला होना पड़ा, जो विप्लव की स्थिति में, और बांग्लादेश और भारत के तल्ख रिश्ते रहे। अब जब बीएनपी की सरकार बनी है, तब ये कहते हैं भारत के लिए सुकून भरी बात है। आप कहेंगे कैसे सुकून भरी बात है? भाई शेख हसीना को सौंप देगी भारत? क्या अवामी लीग के खिलाफ जो अवामी लीग के खिलाफ को लेकर के भारत के खिलाफ जो गुस्सा है बांग्लादेश के सिटीजन के अंदर, वो सॉल्व हो जाएगा या भारत बांग्लादेश के रिश्ते सुलझ जाएंगे? हाँ, सुलझ जाएंगे। इसके पीछे वजह बताता हूं। जो विप्लवकारी लोग थे, जो सामाजिक आंदोलन चला करके उस सरकार को खाट फेंका था, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसके छात्र नेता उस समय के तो वो नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने एक तीसरे कोण के तौर पे, दूसरे कोण पे, विपक्ष के तौर पे जमाते इस्लामी के साथ मिलकर अलायंस का चुनाव लड़ा। जमाते इस्लामी को 70 विधान सांसद तो मिल गए, 212 रहे बीएनपी के पास, 70 तकरीबन जमाते इस्लामी के पास, और उनके पास जो एनसीपी पार्टी की नहीं चुनी सीटें मिली है, मुझे 8 या 7 की खबर आ रही। मतलब जिसने सब कुछ बदल दिया बांग्लादेश में, उसकी हैसियत क्या रही? वो बिल्कुल हाशिए पे चला गया। इसके अलावा जो कहते थे कट्टरपंथी ताकत है जमाते इस्लामी, हाल में जो कुछ भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर हुआ है, उसका श्रेय जाता है जमाते इस्लामी को। जमाते इस्लामी के बारे में कहते हैं अगर जमाते इस्लामी चुनाव जीत जाता तो एक बार श्रेय फिर से पाकिस्तान का बड़ा हो जाता, हाथ ऊंचा हो जाता बांग्लादेश की राजनीति में, अगर कूटनीति की बात करें। क्योंकि जमाते इस्लामी के पीछे मोटे तौर पर पाकिस्तान है, उसको भी मुंह की खानी पड़े। अगर धार्मिक स्थिति की बात करें, जैसा कि हमने कहा कि बांग्लादेश के बंगाली के जीवन में माँ का खास स्थान होता है। इसी माँ के आशीर्वाद से तारिक रहमान को एक असंभव सी बात, एक चमत्कारिक बात उनके जीवन में हुई है। महज 1.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री कुर्सी उनके सिर पे आ गई, हाथ में आ गई है, जो कुछ भी कह लीजिए। जैसे खालिदा जिया दुनिया से गई, 3 बार की प्रधानमंत्री थी वो, उनका भारत से कनेक्शन रहा। भारत क्या, बंगाली समाज पूरा भारत से ही जुड़ा पड़ा है। दिनाजपुर उनका जन्म स्थान था और उनके जन्म का नाम पुतली था। उनकी शादी हुई पाकिस्तान के सेनाधिकारी जनरल जियाउल रहमान से। जनरल जियाउल रहमान सैन्य तानाशाह थे, उनके अंदर जोश छाया था कि भ्रष्टाचार मुक्त बांग्लादेश को करना है। उन्होंने सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किया। 1981 में बांग्लादेश में जियाउल रहमान की शासन हो गया, लेकिन 1981 में ही कुछ लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनकी हत्या, नृशंस हत्या कर दी गई। तभी महज 16-17 साल की उम्र के थे तारिक रहमान, उनके पुत्र। और उसके बाद सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति चली, सहानुभूति की लहर हुई। उसी लहर ने बेगम खालिदा जिया को, बीएनपी को 3 बार सत्ता में लाया और 3 बार प्रधानमंत्री बनी बेगम खालिदा जिया। लोग कहते थे पाला बदल बदल के होता था, दोनों बेगमों के बीच लड़ाई चलती रहती थी। एक बार खालिदा जिया, दूसरी बार शेख हसीना। शेख हसीना का टेन्योर 3 बार लगातार हो गया था। इसी की वजह से वहां कहते हैं अनरेस्ट पैदा हुआ था। कहा गया था कि वंशवादी चेहरे को नहीं रखेंगे सब कुछ, लेकिन हालात ऐसे आए कि उसी वंशवादी चेहरे की में से तारिक रहमान निकले। अब तारिक रहमान के बारे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, उदार चरित्र के हैं। मोटे तौर पे इंग्लैंड जैसे उदार देश में रहे हैं, उनके अंदर वो दाढ़ी वाली बात नहीं है, उनके ऊपर सिर में टोपी लगाने वाली बात नहीं है, नमाजी वाली बात नहीं है। उदार चरित्र के 17 साल तक उन्होंने परवरिश की है, 60 साल की लगभग उम्र है उनकी, और 17 साल से इंग्लैंड में रह रहे थे। तो अपने हिसाब से उन्होंने ड्राइव किया, एक डिस्टेंस कायम किया जमाते इस्लामी जो वहाँ की पार्टी है उससे कोई समझौता नहीं किया। तो ये सारी बातें ऐसी जा रही है वहां पर। और जिस सीट से जीत के आया है, ढाका 17 नंबर की, 2 सीटों से उन्होंने चुनाव जीता है। ढाका 17 नंबर की सीट कहते हैं अल्पसंख्यकों वाली सीट है, कहते हैं हिंदू वोटरों वाली सीट है, वहां प्रचंड बहुमत से वो जीते हैं। जाहिर तौर पे जो दिक्कतें आ रही थी बीते 1.5 साल से बांग्लादेश के साथ भारत रिश्ते में, और वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे थे, जो कुछ हो रहे थे, इस पे सुकून वाली बात है। वो सारी चीजें रुकेंगी अपने हिसाब से। और तारिक रहमान को जिस ढंग से रेसिप्रोकली अभिवादन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो वो लगता है कि वो गांठ जो पड़ गई थी, रिश्तों में गांठ जो पड़ गई थी शेख हसीना के भारत में मौजूदगी की वजह से, वो तारिक रहमान के सत्ता में आने के साथ साथ वो ढीली पड़ेगी, वो कमजोर तो पड़ेगी। अब वैसे भी शेख हसीना के बच्चे और तारिक रहमान के बच्चे, तारिक रहमान जो विदेश में रास्ते रहे थे, वो अमेरिका में रह रहे हैं, शेख हसीना के बच्चे वाजिद जो है, और ये इंग्लैंड में रह रहे थे। आपसी संवाद उनके बीच रहा है, निर्वाचन में जीते हुए भी इन सारी स्थितियों में। तो आने वाले दिनों में जो बेगमों की लड़ाई थी उनके बच्चों के बीच में रहती या नहीं, मान बीएनपी और आवामी लीग का एक तो बड़ी बात है, वो सर्वाइवल होता है नहीं, फिर से उसको वो एक दर्जा मिलता है या नहीं,
क्योंकि इस बार अभी जो अंतरिम प्रधानमंत्री थे उसके मोहम्मद यूनुस, उन्होंने बैन कर दिया था अवामी लीग को चुनाव लड़ने से। तो क्या एक बार फिर से वायबिलिटी उसकी बढ़ती है? क्या एक बार फिर से प्रतिद्वंद्विता में अब दोनों बेगुओं के बच्चों के बीच आ जाते हैं? वाजिद क्या अवामी लीग का नेतृत्व करने के लिए बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में वापस आते हैं? क्या ऐसी स्थिति बनती है तारिक रहमान के रहते हुए? इनफैक्ट एक बात और बता दूं, तारिक रहमान ने ये बात सुनिश्चित किया अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि 10 साल से ज्यादा कोई भी व्यक्ति के पास बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कुर्सी नहीं रहेगी। मतलब 2 चुनाव के बाद तीसरे चुनाव में वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। ये एक मौलिक डिमांड थी वहां की। लंबे लंबे समय तक 3 बार तो खुद खालिदा जी और जो तारिक रहमान की माँ है वो रह चुकी है 15 साल तक, और पिछले 15 साल से लगातार चुनाव जीतते हुए आ रही थी शेख हसीना। तो ये सारी चीजें धूमिल हुए हैं, शिथिल पड़े हैं। इन सब का क्या असर पड़ता है भारतीय राजनीति, वो देखना है कि बांग्लादेश से लगने वाले असम जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य है और पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है इसी मार्च अप्रैल में, दोनों राज्यों में होना है। और बांग्लादेश की जो अस्थिरता है, वहाँ जो हिंदुओं या अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, उनको लेकर के ये दोनों राज्यों में, असम में और बांग्लादेश के वोटरों को प्रभावित किया जा रहा था, अपने साथ भड़काया जा रहा, जो कुछ हो रहा था। अगर बांग्लादेश में शांति आती है, बांग्लादेश एक बार फिर से जो डगमगा गया था, जो विकास की रफ्तार में डगमगा गया था, एक बार वहाँ स्थिरता आती है, एक बार फिर से वहाँ रोजगार की बात आती है, तो जाहिर तौर पर असम के विधानसभा चुनाव में और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा। हाँ, ये बात और है कि अवामी लीग की सरकार के दरमियान भारत से जो मधुर रिश्ते थे, उस वैसा रिश्ता कायम करने बीएनपी के साथ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि थोड़े फासले पर रहती है बीएनपी डिप्लोमेसी में भारत से, जैसे कि अवामी लीग बिल्कुल पास आ जाती है भारत की। ये थोड़ा सा फर्क, ये फर्क को कैसे मिटाते हैं तारिक रहमान, या फिर उसे स्थिर तौर पर उसे ऐसा ही रखते हैं, ये देखने वाली बहुत बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है। लेकिन फिलहाल ये सुकून वाली बात है। सुकून के साथ साथ ये भी समझने वाली बात है, जीवन में चमत्कार होता है। माँ का आशीर्वाद मिले तो कोई उठ करके, जमीन से उठ के, निर्वासन से उठ के देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ जाता है। तीमारदारी के लिए, माँ की तीमारदारी के लिए बांग्लादेश आए थे। माँ तो चली गई, लेकिन उनके हवाले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कुर्सी कर गए। ये अपने आप में एक बड़ा सबक है उन निराश लोगों के लिए जो सब कुछ गंवा चुकने के बाद निराश हो जाते हैं। आशा है जीवन का आधार। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।